चुनाव सिर्फ हार जीत का एक दिन नहीं होता। नहीं, चुनाव के जो नतीजे आते हैं ना, वो दरअसल किसी भी इलाके के भविष्य का एक आईना होते हैं। आज हम एक ऐसे ही चुनावी नतीजे के आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। देखते हैं कि ये नंबर हमें एक समुदाय के बारे में आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं असम की, और असम में भी विधानसभा क्षेत्र संख्या 56 कमालपुर की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की राजनीति आप कह सकते हैं कि जमीन से जुड़ी है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो आगे हम कैसे बढ़ेंगे? पहले हम कमालपुर के सवाल को समझेंगे, फिर वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, 2021 के जनादेश का मतलब निकालेंगे, और फिर पिछले 7 चुनावों की कहानी देखेंगे, और आखिर में इन सब के आधार पर गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट कैसा हो सकता है और आगे का रास्ता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो कमालपुर का सवाल असल में है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी एक पार्टी की हार या जीत का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महज एक नंबर, एक आंकड़ा किसी पूरे समुदाय के आने वाले कल की क्या तस्वीर पेश करता है। देखिए, हमारे पूरे विश्लेषण की जो बुनियाद है वो सिर्फ एक नंबर पर टिकी है, और वो नंबर है 18,114। 2021 के चुनाव में हार का अंतर था ये। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती का साफ साफ संकेत है। यही नंबर हमें बताता है कि जमीन पर अभी कितना काम करना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये वोट आखिर आते कहाँ से हैं? ये आते हैं लोगों से। तो वोटों के नतीजों से आगे बढ़कर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कमालपुर में आम लोगों की जिंदगी आखिर है कैसी, उनके असली मुद्दे क्या हैं। कमालपुर की जो पहचान है ना, वो उसकी मिट्टी से जुड़ी है, उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। यहाँ जिंदगी का पहिया खेती, हर साल आने वाली बाढ़ और रोज की रोटी के लिए होने वाले संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमता है। सोचिए, जब बाढ़ आती है तो सिर्फ फसलें नहीं डूबती, लोगों की उम्मीदें भी डूब जाती हैं। ये है वहाँ की जमीनी हकीकत। और देखिए, राजनीति को अगर समझना है तो पहले समाज को समझना बहुत जरूरी है। कमालपुर का सामाजिक ताना बाना अगर हम देखें तो यहाँ करीब 74% हिंदू और लगभग 25% मुस्लिम आबादी है। बाकी के 5% में अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे समुदाय के लोग हैं। किसी भी राजनीतिक रणनीति की जो पहली सीढ़ी होती है वो इसी समीकरण को समझना है। अब यहाँ एक और बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण आंकड़ा है। कमालपुर के जो कुल वोटर्स हैं उनमें से करीब 40% युवा हैं, 18 से 34 साल के बीच। ये एक जबरदस्त ताकत है। ये वो पीढ़ी है जिसकी उम्मीदें, जिसका जोश किसी भी चुनाव का रुख पूरी तरह से मोड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इन वोटर्स के मन में, खासकर इन नौजवानों के मन में चल क्या रहा है, उनकी शिकायतें क्या हैं। तो जो जमीनी जानकारी है वो बताती है कि मुद्दे कोई हवाई नहीं है, बिल्कुल जमीन से जुड़े हैं। खराब सड़कें, स्थानीय स्तर पर नौकरियों की भारी कमी, साफ पीने के पानी की किल्लत और बिजली जो आती जाती रहती है। यही वो रोज की परेशानियां हैं जो असल में किसी भी चुनाव का एजेंडा बनाती हैं। तो ये जो शिकायतें हैं और जो सामाजिक समीकरण हमने देखे, इन सब ने मिलकर 2021 में क्या नतीजा दिया? आइए अब 2021 के जनादेश के आंकड़ों को देखते हैं, ताकि ये जो राजनीतिक चुनौती है वो और साफ हो सके। 2021 के नतीजों का डैशबोर्ड देखिए। 2 बातें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली, 83% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट, बहुत भारी मतदान हुआ। ये दिखाता है कि लोग अपने भविष्य को लेकर कितने सचेत हैं। और दूसरी बात, वोटों का बंटवारा। जीतने वाली पार्टी को मिले 54% वोट और दूसरे नंबर पर रही पार्टी को 42%। ये जो 12% का सीधा सीधा अंतर है ना, यही सारी कहानी बयान कर देता है। और ये जो भागीदारी है, ये जो वोट देने का अधिकार है, यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें गरिमा के साथ और जानकारी के आधार पर अपनी बात रखने का मौका देता है, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी देता है। तो अब इस 12% के फासले को कैसे भरा जाए? इसका गणित सीधा है। इस नतीजे को पलटने के लिए करीब 6% का नेट वोट स्विंग चाहिए, यानी लगभग 9,000 वोट जो पिछली बार जीतने वाले उम्मीदवार को गए थे, उन्हें अपनी तरफ लाना होगा। अब लक्ष्य बिल्कुल साफ है। चुनौती बड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन 2021 की कहानी अपने आप में पूरी नहीं है। किसी भी जगह की राजनीति को अगर ठीक से समझना है तो उसके इतिहास में झांकना बहुत जरूरी होता है। तो आइए कमालपुर के पिछले 7 चुनावों की कहानी देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ सत्ता का पैटर्न कैसे बदला है।
ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, 1991 में मुकाबला बिल्कुल बिखरा हुआ था। एक पार्टी सिर्फ 22% वोट लेकर जीत गई। फिर 2001 में कांग्रेस जीती। क्यों? क्योंकि विपक्ष का वोट एक आजाद उम्मीदवार ने काट दिया था। 2006 तक आते आते कांग्रेस जैसे तैसे अपनी सीट बचा पाई, सिर्फ 1118 वोटों के बहुत छोटे से मार्जिन से। लेकिन 2016 में एक बड़ा मोड़ आया। एनडीए की सहयोगी एजीपी ने एकतरफा जीत हासिल की और 2021 में एनडीए ने इस सीट पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। तो मतलब साफ है, हम कमालपुर की राजनीति को दो अलग-अलग दौर में बांट सकते हैं। एक 2016 से पहले का दौर, जब विपक्ष बिखरा हुआ था, मैदान में कई उम्मीदवार होते थे और जीत हार का अंतर अक्सर बहुत कम होता था। और दूसरा 2016 के बाद का दौर, जब एनडीए का गठबंधन मजबूत हुआ और मुकाबला सीधा दो ध्रुवों के बीच होने लगा, और इसमें एनडीए का पलड़ा लगातार भारी होता गया। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके आंकड़े देखे और उसका ऐतिहासिक संदर्भ भी देख लिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या? अब वक्त है विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ठोस, एक एक्शनेबल, 4 आयामी रणनीति की तरफ बढ़ने का। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं, एक 4-फेस्ड स्ट्रैटेजी। इसके 4 चेहरे हैं: चुनावी रणनीति, ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक रणनीति, कम्युनिकेशन यानी संचार की रणनीति, और आखिर में रिसोर्स यानी संसाधन की रणनीति। और ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई एक भी कमजोर पड़ा तो पूरी रणनीति फेल हो सकती है। पहला चेहरा है चुनावी रणनीति, मतलब वोटों का सीधा साधा गणित। इसमें मुख्य समुदायों तक पहुंचना शामिल है, उन 40% युवा वोटर्स पर खास ध्यान देना जिनकी हमने बात की, और सबसे जरूरी पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट मजबूत करना, ताकि वोटिंग वाले दिन आपके वोटर घर पर ना बैठें। दूसरा चेहरा है संगठन। याद रखिए, रणनीति तो सिर्फ कागज पर बनती है, संगठन ही उसे जमीन पर उतारता है। इसका मतलब है बूथ दर बूथ जमीनी स्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करना, स्थानीय समाज में जिनकी इज्जत हो ऐसे विश्वसनीय चेहरों को पार्टी से जोड़ना, और पूरे कैंपेन में अनुशासन और तालमेल बनाए रखना। तीसरा और शायद सबसे अहम चेहरा कम्युनिकेशन, यानी आपकी कहानी क्या है। नैरेटिव बिल्कुल साफ होना चाहिए। कमालपुर की उन्नति, पूरी बहस को बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से खींचकर वापस 5 सूत्रीय स्थानीय एजेंडे पर लाना होगा। लोगों से उनकी अपनी भाषा असमी और बंगाली में बात करनी होगी, और विपक्ष के हर दावे की आक्रामक तरीके से फैक्ट चेकिंग करनी होगी। तो ये है उस रणनीति का एक खाका। लेकिन रणनीति बनाने से जनादेश हासिल करने तक का सफर मेहनत और लगन का है। तो आइए देखते हैं कि आगे का काम क्या है और रास्ता कैसा होगा। और इस रास्ते पर चलते हुए ये याद रखना भी जरूरी है कि जब हम लोगों तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी का सम्मान करें। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और भरोसे के साथ ही किया जाना चाहिए। और यहाँ एक बात बहुत गहरे से समझने वाली है, जब बहस राष्ट्रीय पहचान को लेकर छिड़ जाती है तो अक्सर मोहल्ले की टूटी सड़क की बात भुला दी जाती है। यही कमालपुर की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती है। क्या बहस को स्थानीय मुद्दों पर टिकाए रखा जा सकता है, या वो राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में खो जाएगी? जीत और हार का फैसला इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। तो आखिर में एक बात शीशे की तरह साफ है, जनादेश कोई तोहफा नहीं है जो दिया जाता है, इसे कमाना पड़ता है, और इसकी नींव रखी जाती है डेटा पर, अनुशासन पर और लोगों की जिंदगी की गहरी समझ पर। ये सिर्फ नारों का खेल नहीं है, ये लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने की एक सच्ची प्रतिबद्धता का नाम है। तो हम आज की बात इसी एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं कि इस दौर में जब हर तरफ राष्ट्रीय नैरेटिव का बोलबाला है, क्या सिर्फ सड़क, पानी और रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों पर फोकस करके कोई भी चुनाव जीता जा सकता है? ये सवाल सिर्फ कमालपुर का नहीं है, ये आज के पूरे भारत की राजनीति का सवाल है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।